अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 9 मई 2023 को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जो पुरतशद्दुद एहतजाज और जलाओ घेराव हुआ, उन वाकयात को कल 1 साल मुकम्मल हो गया है। और 1 साल गुजरने के बाद भी इस मामले के दो अहम तरीन फरीक यानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सिर्फ फौज से मुज़ाकरात के इसरार के बाद कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से यह वाज़े किया गया कि फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों और शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाने वालों से कोई डील नहीं होगी, ना कोई समझौता होगा। 9 मई के असल जिम्मेदारों को हिसाब देना पड़ेगा। जबकि 3 रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माफी मांगने का मुतालबा करते हुए मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद किया था। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि 9 मई के वाकयात पर वो खुद मजलूम है। 9 मई के वाकयात फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे, इसलिए माफी दूसरे फरीक को मांगनी चाहिए। अगर आप साबित कर लें कि गुनाह हमारा है, हम माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन अगर हम साबित कर लें कि गुनाहगार कोई और है, तो हमसे माफी कौन मांगेगा? आप मेरे मुहाफिज हैं, मुझे बताएं। अगर माफियों में बात गई तो बहुत दूर तक जाएगी। आओ हम माफी का ऐलान करते हैं। हमें ये कहा गया, इम्प्रेशन ये दिया गया, चाहे वो उनको रेफर कर रहे थे कि हम टोला है और हम इंतशारी है। इंतशारी टोला, एक्सेप्ट जिस इंतशारी टोला, जिस पे हमने कहा कि नहीं, वी टेक स्ट्रांग एक्सेप्शन टू दीज वर्ड्स। और वो द रीजन बीइंग कि हम भी यही चाहते कि आप भी इस पे अपॉलॉजी करो, हम इंतशारी टोला नहीं है। माफी हमसे मांगनी चाहिए, हमसे माफी मांग, हम लोग विक्टिम्स हैं, हमसे माफी मांगे। माफी की बातें करते हो और माफी तुम मांगो। माफी जो तुमने 35 साल 40 साल इस मुल्क पर कब्जा करके मार्शल लॉ लगा कर रखा है, माफी तुम मांगो इस अवाम से और पाकिस्तान से। अब वो कहते हैं कि सिद्के दिल से माफी मांगे, ओनली वे आउट। देखिए, हम माफी अल्लाह माफ करे, अब अपने बाप से नहीं माफी मांगते तो किसी और से क्या माफी मांगेंगे? अहम बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे वक्त में एस्टैब्लिशमेंट से माजराई में इजाफा कर रही है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से नहीं बल्कि सिर्फ फौज से ही मुज़ाकरात करेगी। और फौज ये वाजे कर चुकी है कि माफी मांगने तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई समझौता नहीं हो सकता। जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि महाजराई की सूरत हाल में मामला आगे कैसे बढ़ेगा। पाक फौज की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद करने के बाद अब ये खबरें भी सामने आ रही है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को मुक्तदा हलकों से मामला हल करने का टास्क सौंपा है। वही डॉक्टर आरिफ अलवी, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने बतौर सदर इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात बहाल करने की कई कोशिशें की, मगर वो नाकाम रही। इसलिए सवाल यह है कि अब वो इस मामले में क्या कर सकेंगे। जबकि अहम बात यह कि कल साफियों से गुफ्तगू में साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी यही मौक़िफ़ दोहराया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ उसी फरीक से बात करेगी जिसके पास ताकत है, और उस फरीक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाजमी बात करना पड़ेगी। रास्ता बहुत क्लियर है, बात करनी पड़ेगी। जो कौम जिस 80% लोगों के नुमाइंदों से बात करनी पड़ेगी। ये क्यों कोई कहता है कि बात नहीं करेंगे? अच्छा, और अगर कोई ऐसा आदमी होता जिसका विजन छोटा होता, वो कहता नहीं मेरी इंसल्ट है, अगर तुम कहते हो बात नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। ये इमरान खान है जो इस इंसल्ट के बावजूद ये कहता है कि अगर कौम को बचाना है तो बातचीत ज़रूरी है। तो अभी भी बातचीत का रास्ता ही है, कोई जंग का रास्ता नहीं है। आइन के दायरे में रह के सियासी जमातों से क्यों गुफ्तगू नहीं हो सकती है? असल में काम ये है, आप लोग पहचानते हैं ताकत किसके पास है। फिलहाल ये सियासी जमातें तो मुलव्वस हैं फॉर्म 47 के अंदर, इनका तो कोई सरोकारी नहीं है हुकूमत के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जारी महाजराई, साबिक सदर का किरदार समेत दीगर मामला पर हम बात करेंगे। और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक ने, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रही हैं आसमा शिराजी साहिबा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मालिक साहब, पहले आप बताइएगा, कल हमने देखा 9 मई को पूरा 1 साल मुकम्मल हुआ और जो पोजीशंस सामने आई हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की हो या हुकूमत की हो, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, उसमें पब्लिकली दोनों अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ ये कहा जाता है कि 9 मई के जो वाकयात थे उस पर तहरीक इंसाफ की तरफ से खुले दिल से माफी मांगी जाए, तो दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि माफी हम ना मांगे, हम तो विक्टिम है, माफी दूसरी तरफ से मांगी जाए। अब ये मामला आपको कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? अगर दोनों अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्या बेहतरी की तरफ जाएगा मामला या मजीद बिगाड़ की तरफ जाएगा? नहीं, बिगाड़ की तरफ जाएगा। मुझे अब एक चीज बताइए, इस्टेब्लिशमेंट पे क्या प्रेशर है बात करने का? उनके पास तो कोई प्रेशर नहीं है। इमरान खान अंदर है, उनकी पार्टी तितर बितर हुई है, कोई गायब है, कोई तायब है। स्ट्रीट पे जो इस वक्त जो मे 9 के बाद जो हुआ है पार्टी वालों के साथ, और ख़ास तौर पे जो पंजाब में हुआ है, तो इस वक्त स्ट्रीट पे एजिटेशन करने की पोजीशन में नहीं है PTI। सो मुझे तो कोई प्रेशर नज़र नहीं आ रहा कि इस वक्त
इस्टेब्लिशमेंट पे कोई प्रेशर हो, ठीक है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हुआ है। ही इज प्रॉब्ली द मोस्ट पॉपुलर मैन राइट नाउ, लेकिन कोई इलेक्शन तो हो नहीं रहा जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन लड़ना है उनके खिलाफ। सो मुझे कोई प्रेशर नहीं नजर आ रहा, बल्कि जो DGISPR का प्रेशर हुआ और उसके बाद फिर आर्मी चीफ का भी बयान आया लाहौर से, दो चीजें प्रेशर में बड़ी क्लियर कर दी थी उन्होंने। एक तो ये कि ये जो अफवाहें फैली हुई थी, कोई बातचीत हो रही है, कोई बिहाइंड द सीन पार्लेज हो रहे हैं, उन्होंने जी नथिंग डूइंग। फिर May 9 को उन्होंने कहा कि जी ये तो रेड लाइन है, इस पे फैसले होंगे और सजाएं मिलेंगी और सब कुछ। PTI के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। PTI अगर अपना इस वक्त बयानिया नरम करती है तो उसको उसके जवाब में सिवाय इसके कि उसकी अपनी पॉपुलैरिटी कम हो, तो वो उनको तो सूट ही नहीं करता कि वो अपनी नरमी दिखाएं, बिकॉज उसके अगेंस्ट उनको मिल कुछ नहीं रहा ना। आप पोजीशन चेंज करते हैं जब कोई क्विट प्रो को हो। ये जो बीच में बातें आती हैं, सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि आए बातचीत करें, हु हैज व्हाट टू ऑफर? किसी के पास कुछ ऑफर करने के लिए है ही नहीं। गवर्नमेंट क्या ऑफर करेगी? क्या वो सीटें खोलेगी? क्या अगर वो कल कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की काउंटिंग करवाएं, शहबाज शरीफ की सीट की काउंटिंग करवाएं, मरियम नवाज की सीट की काउंटिंग करवाएं, क्या ये गवर्नमेंट करवाएगी? नहीं करवाएगी। इसलिए मुझे इस तक हर कोई अपनी अपनी बयानबाजी कर रहा है एंड आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग। सही। और आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को ऐसी कोई जरूरत भी इस वक्त नहीं नजर आ रही बात करने की। तो आसमा साहब, मैं इस्लामाबाद में ये दो पॉइंट ऑफ व्यू सुनता हूं। एक ये कि अगर इमरान खान जेल में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार से बाहर है, तो आहिस्ता आहिस्ता मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, जिससे माशी बेहतरी भी होगी। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नहीं, तहरीक इंसाफ एक बड़ी फोर्स है, उससे सियासी तौर पर एंगेज करके ही मामला जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ लाया जा सकता है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? जी, जाहिर है कि इस बात से तो इनकार नहीं है कि इमरान खान साहब एक पावर हैं, एक सियासी कुव्वत हैं, उनकी एक पॉपुलैरिटी भी है, उनका वोट बैंक भी है, तो मकबूलियत भी है, मगर कबूलियत नहीं है। और इमरान खान जिस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक है उनका, वो ये समझते हैं कि कबूलियत के बगैर मामला आगे नहीं चल सकते। और मेरा ख्याल है कि वो बाकियों से बहुत बखूबी ये समझते हैं कि मकबूलियत अपनी जगह पे अहम होती है, लेकिन कबूलियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। उसके लिए उन्होंने जो तरीक़ा या रास्ता इख्तियार किया, अगर आपको याद हो तो यही रास्ता मियां नवाज शरीफ ने इख्तियार किया। वो उन्हीं की चीज़ को पे चलते हुए, उन्हीं की जो एक ट्रेडिशन थी उसको सेट किया था, उन्होंने उस पे ही अमल दरामद उन्होंने किया। जब उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज का नाम लिया, और उनकी वजह से वो एक बार्गेनिंग पोजीशन पे आ गए, या उनकी डील के जो ऑप्शंस थे वो खुल गए। इमरान खान साहब ने भी वही रास्ता इख्तियार किया, मगर यहाँ पर मेरा ख्याल है कि वो कुछ मिस कैलकुलेट कर गए। जिस तरह की सिचुएशन उस वक्त थी और जिस वक्त इस तरह की सिचुएशन इस वक्त है, जो शख्सियत वो थी उस वक्त की शख्सियत थी और जो इस वक्त की शख्सियत है, मेरा ख्याल है कि दोनों जो धड़े हैं, उनमें से इमरान खान साहब हो या दूसरी तरफ अस्करी क़यादत हो, वो दोनों एक दूसरे को बहुत बखूबी जानते हैं। इमरान खान साहब ने बेशक इसको मिसकैलकुलेट किया कि वो प्रेशर बढ़ाएंगे, वो आइसोलेट करेंगे, वो जो अस्करी क़यादत है उसको अलग करके इदारे से बात करने की कोशिश करेंगे या दबाव बढ़ाएंगे, तो शायद उसका कोई नतीजा निकल पाएगा। मेरा ये ख्याल है कि वो इस मामले के अंदर उनकी जो असेसमेंट है वो गलत निकली है। दूसरी तरफ अगर आप ये बात देखें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो ज़रूरत की बात हो रही है, वो एक सियासी नजरिया ज़रूरत के अंदर, आपको याद होगा, आपने तो शहजाद कराची की सूरत हाल को देखा है। MKM पाकिस्तान जो थी, या MKM जो थी उस वक्त 22 अगस्त 2015 के बाद, वो उससे पहले कहाँ खड़ी थी और उसके बाद कहाँ खड़ी है। तो पार्टी के अंदर भी ये 2 दिन की, जो पिछले 2-3 दिन की आपने देखी होगी एक्टिविटी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ऐसे लगता है कि एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन हुई है। यही वजह है कि प्रेसिडेंट साबिक सदर अलवी साहब वहां पे गए हैं, यही वजह है कि अब उनको आगे लाने की बात की जा रही है। मगर अब बात किससे होगी? क्या इमरान खान साहब समेत सबसे होगी, या इमरान खान साहब के बगैर माइनस इमरान सबके साथ होगी? मेरा ख्याल है इसके ऊपर अब तहरीक इंसाफ को ही देखना पड़ेगा। मुझे वही सिचुएशन लगती है जो कि MKM के साथ जो है वो देखने को मिली थी, खास करके आर्मी चीफ के कल के बयान के बाद। आप ये कह रही हैं कि MKM में -1 हो गया था और फिर गुफ्तगू हुई थी बाकी लोगों के साथ, आपको ये नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ में? क्योंकि इस वक्त जो भी रहनुमा है PTI का, वो बात तो वही करता है जो इमरान खान साहब सुनना चाहते हैं, या जो इमरान खान साहब का मौकिफ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इमरान खान साहब का अपना जो रवैया है वो बहुत ज्यादा जारहाना है।
और वो ये तवक्को करते हैं कि जो भी बात करे वो जारियत के साथ करे। अलबत्ता सदर अलवी के सामने आने के बाद मेरा ख्याल है कि कुछ उन्होंने भी अपनी पोजीशन से एक कदम वो पीछे हटे हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है इसमें सिवाय इसके कि कराची की मकबूल तरीन जमात और पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात, ये दो चीज़ें हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक अपनी हुकूमत मौजूद है। तो ये एक मामला है जिसकी वजह से पार्टी यानी तहरीक इंसाफ को माइनस नहीं किया जा सकता जिस तरह से MKM को किया गया। अलबत्ता जो टर्म्स होंगी वो टर्म्स अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में नहीं है कि वो अपनी शराइत के ऊपर बात करें। लगता है ऐसे है कि वो शराइत अब इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट या जो मौजूदा सियासी हुकूमतें हैं वो ही तय करेंगी। क्योंकि तहरीक इंसाफ को शायद इलेक्शन के बाद लग रहा था कि अब वो अपने टर्म्स में बात करेंगे, लेकिन वो बार बार खुद कह चुके हैं कि हम तो राब्ता करने के लिए तैयार हैं, हमने लोग भी अपॉइंट कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मालिक साहब, ये जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की दोबारा एंट्री है ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकती है, खासतौर पर अगर तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात करें? क्योंकि जब वो सदर थे तो एक बैलेंस्ड अप्रोच भी रखते थे, जाहिर सी बात है फेडरेशन हेड कर रहे थे, लेकिन PTI को भी अपील करना था, तो एक बैलेंस्ड उनकी अप्रोच थी। अब तो लेकिन उस वक्त भी वो जो मुज़ाकरात करवा रहे थे उसमें कामयाबी नहीं हुई क्योंकि इमरान खान का एक नुक्ता नजर था। अब उनके पास वो सदर का ओहदा भी नहीं है, कहीं ना कहीं इमरान खान की जो जारियत वाली लाइन है वो भी उनको टो करना पड़ेगी। तो इस सूरत हाल में अब वो कैसे कामयाब होंगे? शहजाद, पहली बात है कि इमरान इज PTI। इमरान खान के अलावा कुछ PTI में सब इररेलेवेंट लोग हैं। इमरान को इस वक्त पार्टी नहीं चाहिए। इमरान को ये पता है कि जो उनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त है और जो इन्वर्सली लिंक्ड है दूसरों की अनपॉपुलैरिटी से, जब बजट वगैरह आएगा तो और अनपॉपुलैरिटी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। इमरान को ये पता है कि जिस दिन वो जेल से बाहर आते हैं, बाहर पाँव रखते हैं, पाकिस्तान उनके साथ है। पीपल्स पार्टी PMLN ये पॉलिटिकली इमरान को नहीं एलिमिनेट कर सकते ऑन देयर ओन। इनको भी यही चाहिए कि नई गवर्नमेंट को साल 1.5 साल चाहिए कि एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आ जाए, कोई इन्वेस्टमेंट्स आ जाएं, तो शायद वी हैव अ स्टोरी टू टेल। असल गेम ये है कि इमरान को कब तक अंदर रख सकते हैं। जब तक इमरान को अंदर रख सकते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट बात करेगी, ना ये दूसरे जो बातें कह रहे हैं PMLN वाले के हमारे से बात करें, ये भी नहीं चाहते बात करना, बिकॉज दे कैन नॉट टेक हिज वेट, पॉलिटिकल वेट के नहीं ले सकते। इसलिए अभी बातें होंगी, सब कुछ होगा। जब कोई लीगल फ्रंट पे रिलीफ बड़ी आएगी जिसमें ये आपको लगेगा कि इमरान बाहर निकल सकते हैं, उस दिन पार्लेस की बात कीजिएगा, उस दिन हम इसको एनालाइज करेंगे। इस वक्त कोई इस्टेब्लिशमेंट को जरूरत नहीं है, बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट अगर इस वक्त बात करना चाहेगी फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर बात करना चाहेगी, इमरान नहीं करेंगे क्योंकि उनको मिलता कुछ नहीं है ना। इफ ही इज इनसाइड तो उसके अलावा क्या उनको चाहिए मुझे आप बता दें। पॉपुलैरिटी चाहिए, पॉपुलैरिटी है। क्या उनको KP की गवर्नमेंट चाहिए, वो उनके पास है। उनको और दे क्या सकता है कोई इस वक्त? नहीं, मतलब एक इंपॉर्टेंट बात ये कि हाँ उनकी आजादी, उनकी अहलिया की आजादी, लोगों की आजादी, आपके ख्याल में अगर वो आजाद होते हैं, मैं शहजाद, अगर वो आजाद होते हैं तो सारी पॉलिटिकल इक्वेशन जो तक बनी हुई है ये सारी खतरे में पड़ जाती है। तो क्या इस बेसिस पे उनको आजाद क्यों करेगा? नेगोशिएटेड कोर्ट से हो जाए तो हो जाए, नेगोशिएटेड आजादी का किसको फायदा? तो इसमें डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को ये टास्क देना, उससे भी आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पूरे मामले में? आई डोंट थिंक सो। मुझे आप बता देना, मेरा सवाल आप मुझे जवाब दे दें। अगर आज इमरान बाहर आते हैं, क्या एस्टेब्लिशमेंट को फायदा है? नहीं। क्या PMLN को फायदा है? नहीं। क्या पीपल्स पार्टी को फायदा है? नहीं। तो जब यही तीनों दूसरी साइड ऑफ पावर एंड पॉलिटिकल इक्वेशन है तो फिर वो ऑफर क्या करेंगे? क्यों लाएंगे बाहर? अच्छा आसिफ साहब, इसमें हमने देखा है कि माजी में भी सिविलियन हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होते रहे, लेकिन वो ज़्यादातर एक इंस्टीट्यूशनल मामले पे थे कि वो मदाखलत ना करें, सिविलियन सुप्रीमेसी जो है वो बरकरार रहे, एग्जीक्यूटिव के काम में मदाखलत ना हो। इमरान खान भी अब ये बातें तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस मामले को बड़ा एक पर्सनल भी बना दिया है। एजेंसीज के लोगों का नाम लेके पर्सनली अटैक करना, सबरा का नाम लेके उन पे पर्सनली अटैक करना। तो आपके ख्याल में इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये ज्यादा बड़े डेडलॉक की तरफ चला गया है? क्योंकि जब मामला पर्सनल हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर शख्सियात इन्वॉल्व हो जाती हैं इसमें। आपको लगता है कि इस वजह से भी ये मामला ज्यादा इस वक्त एक संगीन डेडलॉक की शक्ल इख्तियार कर गया? मेरा ख्याल है कि ये सब आपको पता ही है कि जिस तरह से आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के वक्त लॉन्ग मार्च हुआ और एक वहीं से यानी उससे पहले से ही
इमरान खान साहब जनरल फैज को लगाना चाहते थे या नहीं लगाना चाहते थे। बहरहाल उन्होंने अपने एक आधे इंटरव्यू के अंदर इस बात का इजहार भी किया। कल भी कुछ इस बात पे अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश की उन्होंने अपने जलसे के अंदर अपनी बातचीत में। लेकिन ये बात तो एक रोज़ा रोशन की तरह है कि इमरान खान साहब जो थे वो नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो चीफ बने। तो जब वो एक मुखासमत का आगाज वहीं से हो गया था, तो उसके बाद उसको कूल डाउन नहीं किया गया, उसको काम डाउन नहीं किया गया। अब ये किसी एश्योरेंस के ऊपर था या किसी ग्रैंड उसके ऊपर था, या पता नहीं इमरान खान साहब को कोई यकीन दहानी थी कि ये सेटअप ज्यादा नहीं चलेगा। फिर 9 मई जिस तरह से हुआ वो भी एक पूरा, उसके अंदर भी बहुत सारी कड़ियां जो है पोस्टरिंग करने की कोशिश की गई थी। कता कलामी की माजरत के जब आरिफ अलवी साहब ने साइन करना था तो पहले वो लाहौर गए थे और ऐसा शो किया गया कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि आसिम मुनीर साहब बने और इसलिए फिर उनकी इजाजत से एक और बात भी है। लेकिन उसमें बिल्कुल की बात है, देखिए जी, उसमें उन्होंने पूरा एक तासुर देने की कोशिश की कि वो एक शख्सियत के खिलाफ है। और सबसे अहम बात ये है कि उन्होंने उस शख्सियत को उस इदारे से अलग करने की कोशिश की है। देखिए, ये एक सोची समझी स्कीम के तहत एक सोचा समझा मंसूबा है कि आप एक अस्करी क़यादत को अलग कर दें और कहें मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूं, मगर उनके खिलाफ बयानबाजी और उन पे इल्ज़ाम और उनके ऊपर जो है वो बहतान लगाते रहे। तो ये एक इंटेंशनल कोशिश है जिसके बाद जो है वो इदारा यहाँ तक आके खड़ा हो गया है कि अगर आप उसकी बैकबोन है। देखिए, इमरान खान साहब का ये पुराना स्टाइल है, वो अगर अदलिया पे बात करते हैं तो वो सिर्फ चीफ जस्टिस को टारगेट करते हैं, अगर वो आर्मी पे बात करते हैं तो सिर्फ आर्मी चीफ को टारगेट करते हैं। वो जो भी नर्व्स होती हैं किसी इदारे की वो उसके ऊपर जो है वो उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इंटेंशनल कोशिश उन्होंने की जिसकी बुनियाद के ऊपर अब हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं कि उनके साथ बातचीत जाहिर है एक शख्सियत के होते हुए तो ऐसा नहीं लगता सरेदस के ये मुमकिन होगी। और एक और बात जो कि बात की जा रही थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो पॉपुलर हैं और उनके साथ बात कर, देखिए पॉपुलैरिटी जो है अगर तो वो पॉपुलैरिटी पॉलिटिकल उसके अंदर ट्रांसलेट हो रही है जो कि इलेक्शन के दिन के ऊपर हुई, लेकिन उसके बाद उनकी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी कहाँ है? अभी से आपको उनकी जमात के अंदर बहुत से धड़े नजर आ रहे हैं और 2 दिन की जो पिछली डेवलपमेंट्स हैं इसके बाद अब जो सूरत हाल है वो कहाँ होगी? हो सकता है कि अगले चंद दिनों के अंदर या कुछ अरसे के अंदर खुद जमात के अंदर ये तासुर मजबूत होना शुरू हो जाए कि अब ये बात जो है यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती इस नजरिए के साथ जो इस वक्त प्रिवेल कर रहा है जमात के अंदर। राइट, मालिक साहब कुछ ऐड करना चाहते क्विकली प्लीज? मैं क्विकली ये कह रहा हूँ कि जमात में किसी का कोई वजन नहीं है, उनकी वेट, उनका वोटर बेस उनके साथ है, वर्कर उनके साथ है। आज जो लीडर उनकी बात नहीं मानेगा वो फारिग हो जाएगा और उसकी कोई बेसिस नहीं होगी। लेकिन गन सारा क्या पड़ा है शहजाद, इस पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, May 9 का इशू बना हुआ है ना, फौज चाहती है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो, पीटीआई चाहती है कि सिविल कोर्ट्स में ट्रायल हो। ये जो फैसला लटकाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, भाई आप फैसला कर दें ताकि ट्रायल्स तो शुरू हो, अगर ताकि जिन्होंने जो आज़ाद हो, जिन्होंने कन्विक्ट हो, फिर अपील्स हैं हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में। ये जो लेकिन कता कलामी की माजरत, कल ये बार बार हुकूमत भी नैरेटिव बनाई थी अदालतों ने फैसले नहीं किए। जो दहशतगर्दी की अदालतों में केस है वहां पे कौन से फैसले आ गए? दूसरे लोगों को 90 दिन 180 दिन अंदर रखा, लेकिन बार बार उनको एमपीओ के तहत दोबारा गिरफ्तार कर रहे थे। वो केसेस कहां पे चल रहे हैं? तो सिर्फ मिलिट्री कोर्ट नहीं, जो दूसरी अदालतें कहां पे केसेस चल रहे हैं? देखें, मुझे आप एक बात बताइए, जब एक इशू इतना बड़ा बना हुआ, कल जब सारा दिन आपने देखा जो इवेंट्स हुए, सब कुछ हुए, एक रेड लाइन होगी भी May 9। अब इसके ऊपर ट्रायल साल हो गया है, किसकी वजह से रुके हुए? सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है कि जी आप ट्रायल कर लें, फैसला ना सुनाए। भाई आप फैसला कर दें ना, मिलिट्री कोर्ट में चलना चले, ताकि अगर किसी को सजा होनी है तो अपील कर लेगा। एक यू हैव टू मूव, ये एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है। क्या चीफ जस्टिस को ये नजर नहीं आ रहा? क्या जजेस को ये नजर नहीं आ रहा? नीडलेस, ये सुप्रीम कोर्ट को अब इस फैसला कर लेना चाहिए। इस पे बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब और आसमा शिराजी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में। एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 73,085 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह पर जाके क्लोज हुआ है। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त सरमाएकार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो महंगाई में कमी नजर आ रही है उसके बाद शरह सूद में भी कमी नजर आएगी। जो SPI के नंबर आज सामने आए उसके मुताबिक पिछले 4 हफ्तों में मुसलसल महंगाई की जो शरह है उसमें कमी नजर आ रही है। इसके अलावा अप्रैल का जो CPI का नंबर था उसमें भी हमने देखा कमी नजर आई और 17.2% पे महंगाई की शरह थी। सेंट्रल बैंक ने जो 29 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया उसमें
किसी किस्म का शरह सूद में कमी नहीं की गई है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम होंगे, महंगाई में कमी होगी, तो इसके बाद शरह सूद में भी कमी देखी जाएगी। इन तमाम तर मामला पे बात करेंगे। इसके अलावा इस वक्त जो IMF का प्रोग्राम के हवाले से बात जारी है उस पर भी बात करेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद सोहेल साहब ने, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं टॉपलाइन सिक्योरिटी के। सोहेल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सोहेल साहब, हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ दिनों से मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है। क्या एक्सपेक्टेशन है कि अब जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें शरह सूद में कमी आएगी, क्योंकि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आ रहे हैं वो इनकरेजिंग है, जिसमें वेरियस फैक्टर्स है, बेस इफेक्ट भी है, रमजान का फैक्टर भी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो नंबर्स हैं वो अब महंगाई के कम होते नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शहजाद, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। जो अभी रिसेंट बेहतरी आई है उसकी रीज़न यही है कि इन्फ्लेशन जिस तवक्को से गिरना था उससे ज़्यादा स्पीड से गिर रहा है, और जो एक महीने में जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जिसका आपने इशारा किया वो 4 हफ्ते गिर चुका है, यानी 4% तक गिर चुका है। और जो CPI है, जो मेन इंडिकेटर होता है जिसको सेंट्रल बैंक भी देखता है और दुनिया भर में वो बेंचमार्क समझा जाता है, वो तवक्को हम कर रहे हैं कि मई के महीने में शायद 15 भी हो जाए, 15 से कम हो जाए। तो ये तकरीबन 2 साल के बाद, 23-24 माह के बाद हम महंगाई की शरह 15% से कम देखेंगे। और इसमें आपने बताया बेस का तो रीज़न है, मगर एक और भी चीज़ हुई है कि फूड इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से नीचे आया है, चाहे वो वीट हो या अंडे की कीमतें हो या चिकन हो या प्याज हो, तो ये इतनी ज़्यादा तवक्को की नहीं जा रही थी। तो मेन रीज़न तो यही है। और दूसरा एक ऑप्टिमिज्म ये है कि जो पाकिस्तान की केयरटेकर गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने जो IMF के साथ 2 रिव्यूज़ कंप्लीट किए हैं और अब तीसरे नए प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो वहाँ भी उम्मीद लग रही है कि मामला जो है वो आसानी से हो जाएंगे और पाकिस्तान को नई फंडिंग जून जुलाई में मिल जाएगी। सोहेल साहब, हमने देखा 29 अप्रैल को जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें भी जो शरह सूद है उसमें कमी नहीं की गई, जबकि नजर आ रहा था कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो कम हो रहा है। और उसकी वजह सब यही बता रहे थे कि क्योंकि IMF से नेगोशिएट कर रहे हैं इसलिए एक बड़े कॉशियस अप्रोच जो है वो सेंट्रल बैंक की तरफ से देखी गई है। और जो आप बात करें इन्फ्लेशनरी नंबर्स के हवाले से, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि अगले साल तक, सितंबर तक आप देखेंगे कि 5 से 7% का टारगेट है इन्फ्लेशन का। तो अब आप तवक्को कर रहे हैं कि ड्यूरिंग टॉक्स ही अगर मॉनेटरी पॉलिसी जब दूसरी आएगी तो उसमें कुछ कमी नजर आ सकती है इंटरेस्ट रेट्स में, या एक कॉशियस अप्रोच होगी स्टेट बैंक के हवाले से? देखिए, दुनिया की सारी सेंट्रल बैंक कॉशियस हो गई हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिरने की बातें हो रही थी कुछ माह पहले, अब वो डिफर हो गया, तो आई थिंक उसको भी थोड़ा फॉलो किया है सेंट्रल बैंक ने। मगर दूसरे आपने जो कहा कि IMF का जरूर एक प्रेशर होता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का, तो अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी की डेट है शहजाद, वो है 10 जून को। अब 10 जून का जो 2 वीक का टूर है पाकिस्तान का वो ख़त्म हो गया होगा, तो उसके नताइज आ गए होंगे, उनका रिव्यू फीडबैक आ चुका होगा। इसके अलावा जो बजट होगा जिसमें जो टैक्सेस लगाए जाएंगे और फिस्कल डेफिसिट का टारगेट दिया जाएगा, वो भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगी जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सामने होगी। तो मुझे बज़ाहिर लगता है कि अगर हालात स्मूथ रहे तो 10 जून को काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। और ये मई का जो मैंने कहा इन्फ्लेशन का ऑफिशियल डेटा भी आ गया होगा, तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि जून की 10 तारीख को जो सेंट्रल बैंक की कमेटी की मीटिंग होगी उसमें शरह सूद कम कर दिया जाएगा। और ये जो ट्रेंड इस वक्त हम देख रहे हैं जिसमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो रहा है, क्या ये जारी रहेगा? क्योंकि अगर IMF सख्त प्री कंडीशंस लगाता है जिसमें अगर वो कहते हैं कि बिजली के टैरिफ बढ़ाएं, गैस के टैरिफ में इजाफा हो, जिसका ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट दूसरी चीज़ों पर की कीमतों पर भी आएगा, फिर टैक्सेस अगर मजीद लगाए जाते हैं, तो आपको लग रहा है कि ये जब जिस टाइम हम ये बजट में जा रहे होंगे या IMF प्लान हम कर रहे होंगे फाइनल, तो उस वक्त एक दोबारा महंगाई की लहर आ सकती है सामने? देखिए, ये टैक्सेस बिल्कुल लगेंगे, इनकम टैक्स भी बढ़ेगा और शायद जो बिजली के रेट या ख़ास तौर से गैस के रेट्स भी बढ़ेंगे। मगर शहजाद, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो इनकम टैक्स है वो इन्फ्लेशनरी नहीं होता इतना, सेल्स टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और IMF का और हुकूमत का ज़्यादा इन्हिसार लगता है मुझे इनकम टैक्स पे होगा। आज ही 10 मई 2024 को अभी IMF की रिपोर्ट आई है जिसमें IMF कोई 13.25 का इन्फ्लेशन फोरकास्ट कर रहा है। तो IMF ने जो टैक्सेस सजेस्ट किए हैं उसके बावजूद IMF 13.25 कर रहा है। हम जो टॉप लाइन सिक्योरिटीज है, हमारा ख्याल है कि ये 14 के करीब होगा। तो अगर हम 13-14 भी रख लें तो उसमें जहाँ पे इन्फ्लेशन 38% तक गया हो पिछले साल, अगर वो अगले साल का एवरेज 12, 13 या 14 भी हो जाता है तो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। और तो इसमें ये जो सारे टैक्सेशन मेजर्स हैं, जो बिजली के गैस के, 10 रुपए 20 पैसे, 30 रुपए 40 पैसे, 50 रुपए 60 पैसे, 70 रुपए 80 पैसे, 100 रुपए 120 पैसे, 150 रुपए 130 पैसे, 150 रुपए 140 पैसे, 150 रुपए 160 पैसे, 150 रुपए 170 पैसे, 150 रुपए 180 पैसे, 150 रुपए 190 पैसे, 150 रुपए 191 पैसे, 150 रुपए 192 पैसे, 150 रुपए 193 पैसे, 150 रुपए 194 पैसे, 150 रुपए 195 पैसे, 150 रुपए 196 पैसे, 150 रुपए 197 पैसे, 150 रुपए 198 पैसे, 150 रुपए 199 पैसे, 150 रुपए 100 पैसे, 150 रुपए 101 पैसे, 150 रुपए 102 पैसे, 150 रुपए 103 पैसे, 150 रुपए 104 पैसे, 150 रुपए 105 पैसे, 150 रुपए 106 पैसे, 150 रुपए 1
एक्सपेक्टेशन IMF की भी यही है और हमारी भी यही है कि 13-14% अगले साल का एवरेज हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। पिछले कुछ अरसे से अदालती अमूर में एग्जीक्यूटिव की मदाखलत का मामला मौजूद बहस बना हुआ है, मगर जहां एक तरफ ये मामला तशवीशनाक है, वहीं दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव के दायरे अख्तियार में अदालतों की बेजा मदाखलत की तारीख भी ज्यादा हौसला अफजा नहीं है, जिसकी एक और मिसाल आज सामने आई है क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत में अदालत ने पंजाब हुकूमत को तलबा को सूद से पाक माहाना इकसात पर इलेक्ट्रिक बाइक समेत 20,000 मोटरसाइकिल की तकसीम से रोक दिया है, जिस पर पंजाब हुकूमत की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। ताजुब यह है कि लाहौर हाई कोर्ट का मोटरसाइकिल की तकसीम रोकने का फैसला एक ऐसे केस में सामने आया है कि जब हुकूमत के इस इकदाम को किसी ने अदालत में चैलेंज भी नहीं किया था, जबकि आज इस बारे में अदालत के जो रिमार्क्स सामने आए हैं वो भी हैरान कर देने वाले हैं। अहम बात यह कि पंजाब हुकूमत ने पिछले माह चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के तहत 20,000 बाइक्स की फरामी के मंसूबे का आगाज किया था, जिसमें तलबा को आसान माहाना किस्तों पर 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक और 19,000 पेट्रोल बाइक्स देने का फैसला किया गया था, जबकि अब तक मोटर बाइक्स के हसूल के लिए पंजाब हुकूमत को 1 लाख से ज्यादा दरखास्तें मिल चुकी हैं। मगर आज मोटर बाइक्स की कुरानदाजी शुरू होने से कुछ देर पहले ही अदालत ने तकसीम का अमल पीर तक रोकने का हुक्म देते हुए कुरानदाजी अदालती हुक्म के साथ मशरूत कर दी है। जी न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली के मुताबिक आज समाअत के दौरान एक वकील की जानिब से मोटर बाइक्स की तकसीम पर एतराज़ उठाया गया, जिस पर अदालत ने पंजाब हुकूमत से इस मामले की तफसीलात तलब की हैं और पूछा है कि हुकूमत रिपोर्ट दे कि किन किन शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की जा रही हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि तालिब इल्मों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ रागिब किया जाए, हुकूमत इलेक्ट्रिक बाइक्स के बजाय कॉलेजेस को इलेक्ट्रिक बसें फराम करे। तालिब इल्मों को इलेक्ट्रिक बाइक्स दी गई तो वो वन व्हीलिंग करेंगे और लड़कियों की तालीमी इदारों के बाहर जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म और खास तौर पर जस्टिस शाहिद करीम के इन रिमार्क्स पर सूबाई वजीर पंजाब उस्मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है, हम किसी और इदारे के काम में मदाखलत नहीं करते, हमारे काम में भी मदाखलत ना की जाए। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने शायद ठेका लिया हुआ है कि उन्होंने इस मुल्क के अंदर जो है वो सुकून रहने नहीं देना, इस मुल्क के लोगों को रिलीफ नहीं देना। आज मुझे नई बात पता चली है वैसे कि जो लाइटें लगाई गई हैं कैनाल के ऊपर, ये भी जो है वो हुकूमत को कोई और बताएगा कि लाइटें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और कौन से रंग की होनी चाहिए। ये भी आज नई बात पता चली कि जो बाइक्स हैं वो भी बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है उससे वन व्हीलिंग करेंगे या लड़कियों को छेड़ेंगे। ये मतलब इंटरेस्टिंग किस्म का इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो सुनने को मिल रहा है हमें कि एक तो ये एग्जेक्टिव के काम है जो ज़ाहिर है एग्जेक्टिव ने करने हैं, हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है और उसके ऊपर किसी की डिक्टेशन की ज़रूरत उसको नहीं होती। खुदा के लिए हुकूमत जो काम कर रही है उसको उसके काम करने दें, इसके अंदर फजूल किस्म की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए और खामखा रोड़े अटकाकर जो है वो किसी इदारे को किसी दूसरे इंतज़ामिया के मामलात में इंक्रोच नहीं करना चाहिए। अज़मा बुखारी एग्जीक्यूटिव के मामलात में अदलिया की मदाखलत पर तनकीद कर रही थी, जबकि अहम बात यह कि पिछले माह नान की कीमतों में कमी के मामले पर भी अदलिया की मदाखलत सामने आई थी, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 25 अप्रैल को वफाकी दारुल हुकूमत में नान और रोटी की कीमतों में कमी का हुकूमती नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था और 4 रोज पहले अदालत के हुक्म पर इस्लामाबाद की इंतजामिया को कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा था और अब आज एग्जीक्यूटिव के एक और मामले में अदलिया की मदाखलत सामने आई है। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली ने। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा बताइएगा कि आज लाहौर हाई कोर्ट में जो समाअत थी वो स्मॉग के तले से थी, वहां पे ये मोटरसाइकिल का मामला कैसे सामने आया, क्योंकि फिर इसमें अदालत ने हुक्म भी दिया है कि जो तकसीम है, जो कुरानदाजी है, उसको रोक दिया जाए और उसको अदालती फैसले से मशरूत कर दिया गया है। जरा बताइएगा क्या मामला है ये पूरा। जी बिल्कुल, जस्टिस शाहिद करीम ने जो है स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की है और अक्सर औकात जो है स्मोक के तदारुक के लिए बहुत सारे इकदाम ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ द फील्ड जाके उन्हें उठाने पड़ रहे होते हैं। इसी तरह का ये एक इकदाम है जो कि इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम का मामला है। जिस वक्त ये समाअत हो रही थी उस वक्त एक चूंकि बहुत सारे फील्ड से बहुत सारे इदारों के जो अलग अलग वकला है वो वहां पर बड़ी तादाद में जमा होते हैं और हर वकील जो है अपनी अपनी सजेशन दे रहा होता है। इसी में से एक वकील ने उठ करके बात की कि पंजाब हुकूमत जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो तालिब इल्मों में तकसीम करने जा रही है, जिसके ऊपर जस्टिस शाहिद करीम ने फौरी तौर पर इस पर हिदायत की कि क्यों इस जो एक काम को जो है इकदाम को जो है अदालती हुक्म के साथ मशरूत नहीं किया जा सका अभी तक। तो पहले तो उन्होंने ये हिदायत की कि इस इकदाम को अदालती हुक्म के साथ मशरूत किया जाए। उसके बाद उन्होंने इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया कि चूंकि स्मोक के तदारुक के लिए इससे पहले भी ट्रैफिक की रोकथाम के लिए, ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए दीगर तरह के
इक़दाम उठाए जा चुके हैं। इसी हवाले से इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई कि ऑलरेडी सड़कों के ऊपर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा है। गाड़ियां, बाइक्स, ट्रक और इलेक्ट्रिक बाइक्स दबाव कम होने की बजाय या कंट्रोल होने की बजाय मजीद बढ़ जाएगा। इस तरह से ना सिर्फ इसका पॉजिटिव इस्तेमाल होगा बल्कि नेगेटिव यूज जो है इसका बढ़ जाएगा। ताहम जस्टिस शाहिद करीम ने ये भी हिदायत की कि इलेक्ट्रिक बाइक्स की जगह अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रेफर किया जाए तालिब इल्मों के लिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रुझान जो है वो इनमें बढ़ाया जाए तो ना सिर्फ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका रुझान बढ़ेगा बल्कि जो ट्रैफिक का दबाव है उसमें भी कमी लाने में मदद हो सकेगी। इसी वजह से जो है फिर वक्त इलेक्ट्रिक बाइक्स की जो तकसीम का मामला है उन्होंने पीर तक यानी 13 तारीख तक जो है उसको रोक दिया है और पंजाब हुकूमत से इसकी जो तफसीली रिपोर्ट है वो भी तलब कर ली है। और इस पर आज पंजाब हुकूमत का बड़ा शदीद दर्द-ए-अमल भी आया कि एग्जीक्यूटिव के मामला में मुदाखलत कर रही है अदालत। लेकिन ये जो दूसरा मामला है इस पर हमने कुछ टिकट्स भी देखे, खबरें ये चल रही हैं कि जो जस्टिस शाहिद करीम है उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ये मोटर बाइक्स देंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़के हैं वो वन व्हीलिंग करेंगे, लड़कियों के कॉलेज के बाहर जाके वन व्हीलिंग करेंगे। ये किस कॉन्टेक्स्ट में था, क्योंकि इस पर बड़ी तनकीद हो रही है, तो जरा मजाक की बात की गई थी या संजीदा गुफ्तगू थी? और संजीदा थी तो वाकई मजाक ही लगता है फिर इस तरह की गुफ्तगू। जी, जस्टिस शाहिद करीम जब भी स्मोक के तदारुक के केस के ऊपर समाअत हो रही होती है यहाँ पर एक से ज्यादा वकील मौजूद होते हैं और बहुत कम ऐसी समाअत हमने देखी है जो कि बहुत ज्यादा संजीदा नौयत में हो रही होती है। ज्यादातर जो समाअत है वो फ्रेंडली नोयत में चल रही होती है और हर वकील, जो भी वकील उस कमरा अदालत में मौजूद होता है, जिस भी अदारे से वो मुंसलिक होता है, उसको मुकम्मल आज़ादी होती है कि वो अपनी हक के राय जो है वो इस्तेमाल कर सके। और अगर उसके पास स्मोक के लिए या स्मोक के कंट्रोल के लिए किसी किस्म का कोई भी सजेशन है तो वो इजीली जस्टिस साहब को जो है वो अपना सजेशन जो है वो कन्वे कर सके। तो अक्सर औकात हम लोगों ने वहां पर देखा है कि अब ये आज कोई पहला वाकया नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि वहां पर कहके भी लगे हैं, मजाक भी हुआ है और बहुत ज्यादा अक्सर औकात तंज भी देखा गया है। लेकिन बहुत कुछ समाअत ऐसी भी रही है जहाँ पर जस्टिस शाहिद करीम साहब ने इजहार भरम किया या वो बहुत संजीदा या सख्त मूड में नजर आए हैं। लेकिन ज्यादातर जो है वो बहुत लाइटर मूड में नजर आते हैं और फ्रेंडली मूड में नजर आते हैं। और आज जो ये रिमार्क्स उन्होंने दिए ये भी बहुत फ्रेंडली थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन मौजूद थी, हमें अपडेट कर रही थी आज लाहौर हाई कोर्ट में जो समाअत थी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।